हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको ये बात पता है कि परीक्षा अब अप्रैल के महीने में निर्धारित हुई है और अभी अप्रैल के महीने में कंफर्म डेट नहीं पता है। तो आखिर पेपर जब भी होगा, पेपर तो होगा ही होगा। उसके पहले हम लोग अपने आप को पहले चेक करें कि आखिर हमारा जो लेवल है वो हमारी परीक्षा के लिए रेडी है या अभी रेडी करना है। इन सभी बातों को लेकर के आज मैं बड़ी बेहतरीन प्रैक्टिस आपके लिए लेकर आया हूं और ये प्रॉपर चलेगी प्रैक्टिस। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा। विलियम शेक्सपियर तो सबने पढ़ा होगा, है ना? सब लोगों ने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा होगा, लेकिन आज विलियम शेक्सपियर के ही एमसीक्यूज में मैं आपको फंसा दूंगा। यानी अगर आप इस विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यू में फंसे, इसका मतलब है कि आपको अभी तैयारी और करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, 2025 के लिए हमारा नया बैच शुरू हो गया है और 2025 की जो 2022 वाला परीक्षा होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया। 2025 में जो व्यक्ति, जो बच्चा आगे तैयारी करना चाहता है तो आप नोट्स मेरी ले सकते हो। हमारी नोट्स आपको आपके घर तक पहुंच जाएगी और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस ले सकते हो। तो जिसको भी ऐसी कोई बात या चीजें चाहिए तो नीचे नंबर आप देख रहे होंगे, चल रहा होगा, कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें और कॉल करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सुनहरे से सफर को और बहुत बेहतर तरीके से इस सफर का आनंद लेते हुए, मौज करते हुए चलते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट ये पहला हमारा और ऐसे प्रश्नों की तैयारी से होगा सिलेक्शन। जी हाँ, जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको यहां ला करके दूंगा, ऐसे ही क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो तैयारी के बाद आपके सिलेक्शंस के चांसेस हैं। विलियम शेक्सपियर को लेकर के हम इसलिए इंपॉर्टेंट तौर पर लेकर आए क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, वो चाहे आपका DSSB हो, वो चाहे आपका TGT हो, चाहे आपका PGT हो, चाहे आपका KVS हो या आपका NVS हो या आपका MP ग्रेड हो, कोई भी परीक्षा हो, विलियम शेक्सपियर एक मेजर रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई हमने पहला मॉक टेस्ट और बेहतरीन सी एमसीक्यूज के साथ शेक्सपियर की बातों को सेलेक्ट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर लेट विद एंजॉइंग बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, बड़ी लाजवाब तरीके से क्वेश्चन को आप पहले तो देखिए, पहले क्वेश्चन को मन लगा के पढ़िए कि आखिर जो क्वेश्चन मैंने दिया है इस क्वेश्चन में है क्या और चीजें मिल कहां से रही है। अगर आप क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक खास बात आपको बता दूं, कह रहा है कि रिपनेस इज ऑल अकर्स इन। ये मेरे ख्याल से कोई एक स्टेटमेंट है, ये कोई स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, ये कहीं से किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है। अब इस स्टेटमेंट को किसने और कब और किस तरीके से दिया, इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से हमें बताना होगा। ठीक है बात, चलिए। देखिए, रिपनेस का मतलब क्या होता है कि फसल पकने की बात या फसलों की बात, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज के अब हम उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां से अब वहां से चीजें ब्रेक डाउन होंगी। रिप हो जाना, यानी ये किंग लियर का ही आपका ऑप्शन ए सही होगा, किंग लियर को लेकर। कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कशन कर दूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। कह सकते हो कि द आइडिया ऑफ रिपनेस, जो रिपनेस की आइडिया आई है किंग लियर को लेकर, इन किंग लियर में जो ये आइडिया आई है रिपनेस को लेकर के, वो किसी से बेसिस है समझिएगा, इज डीपली फिलोसॉफिकल, इज डीपली
फिलोसॉफिकल, आप समझें, आपको पता होगा कि इसकी 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों ने संपत्ति के लिए बाप को ही बाप नहीं समझा, पिता को पिता नहीं समझा, और इसीलिए यहां रिपनेस का ये सीन लेकर आए हैं। अभी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से फिलोसॉफिकली एंड रिलेट्स टू थीम एंड रिलेट्स टू थीम, यानी कि पूरी वर्क जो आप इसमें लिखा उसका थीम दिया किस चीज को लेकर के, ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी को सेगमेंट दिया, पूरी तरीके से मैच्योरपन दिखा रहे हैं किस चीज को लेके, एक्सेप्टेंस को लेके। भाई कुछ भी हो, हमें चीजों को लेकर चलना, एक्सेप्टेंस, यानी अगर हम बूढ़े हो गए हैं, जीवन में हमारे डाउनफॉल लिखा है तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि किंग लियर शेक्सपियर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे जो चीजें हमारी पूर्वत निर्धारित हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे जीवन में दुख, मेरे जीवन में खुशी, मेरे जीवन में तकलीफ, मेरे जीवन में बर्बादी अगर है तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना? जी हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यही किंग लियर की फिलोसॉफिकली इन्होंने रिपनेस ऑफ ऑल की बात करी। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे से अगर मैं एक बहुत सुंदर बात बताऊं रिपनेस की बात, कि रिपनेस इज ऑल, अगर मैं इस फ्रेज की बात करूं, ये एक फ्रेज है, यह एक फ्रेज है, और इस फ्रेज की अगर मैं बहुत अच्छे ढंग से और उस लेवल की बात करूं तो कम्स फ्रॉम एक्ट 5, कम्स फ्रॉम एक्ट 5। एक्ट 5 में ये बात एडगर ने कही है। भाई सुनिएगा, सुनिएगा। सीन 2, सीन 2 स्पोकन बाय एडगर। एडगर ने ये बात बोली है। किसने भाई? एडगर ने ये बात बोली है। यहां नहीं दिख रहा ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्पोकन बाय एडगर। ये लो, एडगर ने ये बात बोली है एक्ट 5 और सीन 2 में। ठीक हुई बातचीत? ठीक हुई बातचीत? ध्यान रखिएगा, एक चीज समझिए कि विलियम शेक्सपियर वांट्स टू शो इन द किंग लियर कि किंग लियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी उसके साथ हो रहा है, व्हाटएवर हैपनिंग विद हिम। आपको यह समझना जरूरी है कि जिसके साथ जो हो रहा है उसको लेकर के बिस आप केवल अपना सुधार कर सकते हो, उसमें कोई अलग बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्यों? जो आ रहा है, जो मिल रहा है, उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। यही है इस पूरे रिपनेस इज ऑल का सार। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है? जी हां। और एक चीज और समझिएगा, एडगर ने अपने पिता से कहा है, एडगर सेज दिस फ्रेज टू हिज फादर। कभी कभी अगर पूछ लेता है, इसके पापा का क्या नाम था? ग्लिसेस्टर। क्या नाम था? ग्लिसेस्टर। इसके पापा का नाम ग्लिसेस्टर था। नोट कर लो, नोट कर लीजिए, ये जरूरी चीज है, ये इंपॉर्टेंट पैमाना है जहां पर आपको यहीं से और भी तमाम क्वेश्चंस बन सकते हैं। नोट कर लो भाई। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एसी ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन।
प्लीज। एसी ब्रैडली की जो ट्रेजेडी है, फटाफट आंसर करो। एसी ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जी, बहुत अच्छे। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन कि एसी ब्रैडली ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो लिखा, इसको हम किस जॉनरा में बताएंगे, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। याद रखिएगा, इसको एक सेमिनल वर्क भी कहा गया है, सेमिनल वर्क्स भी कहा गया है। इसको ये याद रखिएगा, अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लो। और नो डाउट 1904 में आया, एसी ब्रैडली ने 1904 में किया है। और सबसे खास बात, यह एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ध्यान रखिएगा, सारी चीजें ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के बहुत अच्छे ढंग से चीजों को समझना और बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। ठीक है ना? और क्रिटिसिज्म किस पर है, याद रखिएगा। स्पेशली इन्होंने किंग लियर को चुना। किंग लियर ऑल्सो इंक्लूडेड all tragedies, also included all tragedies। एकदम अच्छे से समझते चलो, नोट करते चलो, कहीं से कुछ करने और परेशान होने की बहुत नीड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ब्रैडली ने क्या क्या चीजें शेक्सपियर की उन बातों को लेकर के बताने की कोशिश करी है, मैं आपको यहां से एक बड़ी सुंदर बात बताने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो इन्होंने स्ट्रक्चर देखने की बात करी। पहली चीज तो इन्होंने स्ट्रक्चर पर एक क्रिटिसिज्म किया, स्ट्रक्चर पर, राइट। स्ट्रक्चर के साथ साथ इन्होंने थीम पर एक परिवर्तन लाया, और थीम के साथ साथ कैरेक्टर पर भी इन्होंने उंगली उठाई। कैरेक्टर पर या कैरेक्टर पर, थीम पर और स्ट्रक्चर पर ये लेकर के आते हैं। इनमें जो एक सबसे बड़ी बात, फोकस ऑन, मेनली फोकस ऑन ऑन कह सकते हो कि डीप साइकोलॉजी, डीप साइकोलॉजी। वर्क की जो लिखने की साइकोलॉजी है, उसके डीप एनालिसिस में ये फोकस करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इन्होंने कैरेक्टर की दो बातें करी है। क्या क्या? मोरल और इमोशनल डायमेंशन, मोरल और इमोशनल डायमेंशन। मोरल एंड इमोशनल डायमेंशन, यानी एसी ब्रैडली ने क्रिटिसिज्म करते हुए इस बात को लेकर के खूब सारी उन अलग अलग प्रक्रियाओं पर एक अलग पैमाना क्रिएट करते हैं। और वो क्या क्या, जरा इसको बहुत ध्यान से समझ लो मेरे भाई, क्योंकि ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। कोई बड़ा इशू नहीं है कि आप सोचो कि सर पूछा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। पूछ लेगा तो फंस जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है ना? चलिए, एक बात समझिए कि ब्रैडली ने स्पेशली क्या क्या चीजें हैं जिस पर बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश करी। वो डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी,
ट्रेजेडी की डेफिनेशन बदलने की कोशिश किया है, ठीक है, और ट्रेजिक हीरो की बात करी है, ट्रेजिक हीरो की बात करी है, यानी कुछ बदलाव, कुछ बदलाव, ठीक। और द रोल ऑफ फेथ एंड फ्री विल की, स्वतंत्रतापूर्ण बातों की, ठीक। इमोशनल इंपैक्ट की भी बात किया इन्होंने, ढेर सारे इमोशनल इंपैक्ट की बात, इमोशनल इंपैक्ट की बात। तो कहीं ना कहीं वो जो सीन लेकर के ये आए ना, एक बड़े पैमाने पर लेकर आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक? क्या कह रहे हैं? थॉमस एंड हेनरिटा Bowler's edition of the family Shakespeare gave rise to the word bawdrice, what it means। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को कम मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को कम मिलते हैं, ठीक है। आंसर चाहेंगे हम, देखें कितने लोग आंसर किए हो, हम आंसर चाहेंगे। ठीक है। देखो, हमें इस शब्द की मीनिंग जाननी है जो शेक्सपियर के लिए आई है, ठीक है, ठीक है। हम ऑप्शन पहला लेकर चलेंगे, पहले ऑप्शन के साथ चलेंगे। अब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। मैंने कहा बॉडलाइज एक ये वर्ड है, कम्स फ्रॉम, ये जो शब्द को लेकर आते हैं थॉमस बॉडलर से, थॉमस बॉडलर से, जो कि थॉमस बॉडलर की एक बहन एंड हिज सिस्टर कह सकते हो, एंड हिज सिस्टर, इनकी बहन का नाम यहां आप देख पा रहे होंगे, यहां आप देख पा रहे होंगे हेनरिटा, हेनरिटा, ठीक है ना, हेनरिटा बॉलर, हेनरिटा बॉलर, इन्होंने लिया। और एक इंपॉर्टेंट ये सीन आया यहां, क्या क्या आता है वो समझने की कोशिश करिएगा, सुनिए बहुत ध्यान से। क्या इन्होंने एक एडिशन ले आए फैमिली शेक्सपियर का, एक एडिशन लेकर आते हैं जो कहलाता है क्या, फैमिली शेक्सपियर 1907 में, कब कब सॉरी 1807 में, 1807 में आता है, और इसी में इसका यूज ये करते हैं। और इसमें याद रखिएगा, इन दिस एडिशन बोथ आर edited Shakespeare's वर्क्स, शेक्सपियर के लिखे गए जो वर्क थे उनको एडिट किया, उनको एडिट किया, ठीक हुई बातचीत। और कर किए क्या, इन्होंने रिमूव किया, इसका मतलब ही होता है रिमूविंग। इन्होंने रिमूव किया, क्या क्या रिमूव किया, सेक्सुअल कंटेक्स्ट को,
शेक्सपियर ने जो यूज किया, सेक्सुअल कंटेक्स्ट या रेफरेंसेस कह सकते हैं, या मर्डर वाली जो बातें थी, प्रोफेनिटी कह सकते हो। ऐसी चीजों को इन्होंने क्या किया, रिमूव किया। आपने जिस तरीके से देखा होगा, बैकन की बहन ने और बैकन ने मिलकर जो चिल्ड्रंस की स्टोरी बनाई, उसमें भी दोनों ने मिलकर उसमें भी सेक्सुअल और मर्डर और ऐसी सारी बातों को हटा करके तब तो शेक्सपियर की बातों को लिखे हैं। सेम कंडीशन यहां थी, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज कर दिया, बॉर्डराइज। बॉर्डराइज। अब हम यहां पर सबसे बड़ी एक खास बात, अगर इसमें आपको ये मिलता है तो सीधा सा फंडा समझ लीजिएगा, सीधा सा फंडा, रिमूव या फिर मॉडिफाइड वर्ड्स, टेक्स्ट, स्पीच, इन सभी चीजों को बदल देना, यही कहलाता है बॉर्डराइज। यही कहलाता है क्या, बॉर्डराइज। नोट कर लो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु अमंग शेक्सपियर्स कंटेम्पररीज डिड नॉट राइट ट्रेजेडीज, कभी जिसने ट्रेजेडी ना लिखा और शेक्सपियर का कंटेम्पररी रहा हो। शेक्सपियर का कंटेम्पररी रहा हो और ट्रेजेडी ना लिखा हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बताएं। चलिए, देखिए दो बातें हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बेन जॉनसन और जॉन लिली, हम दोनों की बात को करने की कोशिश करेंगे और सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहले तो हम आंसर नहीं देंगे, हालांकि आंसर आप ये लेके चलो या ये लेके चलो, दोनों सही है। मैं आपको बताता हूं। मैं अगर बेन जॉनसन की बात करूंगा तो इन्होंने सटायरिकल ड्रामा लिखा या कॉमेडी लिखा। सटायरिकल कॉमेडी लिखा, सटायरिकल कॉमेडी लिखा, या फिर इन्होंने मास्क लिखा। मास्क याद रखिएगा, दो बातें लिखा। इसके बाद इसमें एक और आता है टॉमस डेकर। अगर मान लीजिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया तो आप एक और जान लो, टॉमस डेकर। टॉमस डेकर की भी अगर मैं बात करूं तो कॉमेडीज और सिटी प्लेस इन्होंने लिखा। कॉमेडीज और सिटी प्लेस लिखा, छोटी छोटी कहानियों को जो देखने के लिए अच्छी अच्छी लगे। जॉन लिली रहे हैं। जॉन लिली की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कोर्टली कॉमेडीज और प्रोज रोमांसेस लिखा। कोर्टली रोमांसेस एंड प्रोज रोमांस लिखा है। कोर्टली रोमांसेस और प्रोज रोमांस लिखा, ठीक है। थॉमस मिडल्टन एक बेहतर आदमी जो आते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं इन सभी को जो लिख दे रहा हूं ना, इनको हमेशा याद रखिएगा। ये ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, जो तुम एक छोटा के बैठे रहते हो
ठीक, इन्होंने कॉमेडी लिखा और सटायरिकल लिखा, लेकिन कुछ पैमाने पर ट्रेजेडीज को लिखा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक हुई बातचीत। यानी को रोट की बात अगर मैं करूं, को रोट ट्रेजेडीज, लेकिन प्योर ट्रेजेडी राइटर नहीं है ये जरूर याद है। अगर को रोट भी आपसे पूछ दिया तो को रोट टॉमस मिडल्टन, और बाकी इनमें से आप तीन को देख ही रहे हो जिन्होंने कॉमेडी मतलब कभी चीजों को समझने की कोशिश नहीं करी, लिखी भी नहीं। तो अगर आपके सामने जॉन लिली दे दे, बेन जॉनसन दे दे, या टॉमस डेकर दे दे, या फिर टॉमस मिडल्टन दे दे, अगर इन चार ऑप्शन में कभी कभी आपको चार में से कोई ऐसा दे देगा, चारों में से कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक के पीछे पड़ गया तो वही रहे। अब जॉन लिली को हम कंसिडर क्यों करेंगे, वो मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए, हम कंसिडरेशन में अगर जाएंगे तो शेक्सपियर के कंटेम्पररीज की बात हो रही है, ठीक। और शेक्सपियर की कंटेम्पररी में अगर मैं बात करूं तो 1564 इनका जन्म हो गया, और 64 के 15 साल बाद मान के चलो कि 1616 तक ये वर्क लिखी। इस बीच में जो राइटर आएगा वही इनका कंटेम्पररी होगा। तो इस बेसिस पर बेन जॉनसन को भी हम टेकअप कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्लेज इज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस में तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना रहता। हम्म हम्म इसमें क्रोनोलॉजी देखनी रहती है, हाँ? और क्रोनोलॉजी बेहतर तरीके से देख करके हम अगर करते हैं तो सही रहता है, बाकी कुछ इसमें करना वरना नहीं होता बहुत ज्यादा। फटाफट आंसर कर दो। हम्म चलिए, एक मैं आपको बात बता देता हूं, थोड़ी सी टाइम में यहां टेकअप करूंगा। शेक्सपियर के वर्क्स का, शेक्सपियर्स वर्क्स, मैं थोड़ी सी इनकी एक बात बताऊंगा। क्या क्या, जो अर्ली पीरियड था इनका, इन्होंने जो अर्ली पीरियड की बात करी थी, उस अर्ली पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 1590 टू 1595 यही था। इसमें इन्होंने अलग अलग वर्क लाए, जैसे हेनरी सिक्स का पार्ट 1, 2, 3 लेकर आते, पार्ट 1, 2 और 3 लेकर आते, ठीक है। एक लेकर आते हैं टाइटस एंड्रोनिकस, टाइटस एंड्रोनिकस द कॉमेडी ऑफ एरर्स लेकर आते हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर्स लेकर आते हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर्स लेकर आते हैं। लव्स लेबर्स लॉस्ट लेकर आते हैं, लव्स लेबर्स लॉस्ट लेकर आते हैं। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, एक तो ये आया। अब इसको रट लीजिएगा, आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है। अब यहां एक और बात आती है इनकी मिडिल पीरियड में,
मिडिल पीरियड में ये लेकर के एक इंपॉर्टेंट और बात आ जाते हैं 1596 से 16। ठीक है, यहां पर कौन कौन से वर्क आता है? पहले तो रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, एक ये आती है, इंपॉर्टेंट तौर पर आती है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस आती है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस आती है। हेनरी फोर्थ आता है, हेनरी फोर्थ आता है, पार्ट 1 और 2, पार्ट 1 एंड 2, पार्ट 1 एंड 2। मच अडू अबाउट नथिंग आता है, मच अडू अबाउट नथिंग। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हुआ, क्रोनोलॉजी अगर देखूंगा तो हैमलेट, ट्राइस एंड क्रेसिडा और किंग लियर ये सब बाद में आता है, मिडिल में आता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक वर्क और आता है एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट। इसके बाद दो बातें आती हैं, ट्रेजेडी एंड प्रॉब्लम प्लेस, ट्रेजेडीज एंड प्रॉब्लम प्लेस, एक ये बात आती है। कौन कौन सी आती है? वही 1608 टू 1608 तक आती है, 1601 टू 1608 तक। अब इसी में आपकी शेक्सपियर वो हैमलेट वगैरह आती है, यानी यानी अगर मैं इसी में हुक्म कह दूं तो सब आ जाएगी। और एक आती है इसमें मीजर फॉर मीजर, यानी M2 के लिए है, एक आपका मैकबेथ, मीजर फॉर मीजर, मीजर फॉर मीजर। प्रॉब्लम प्ले और ट्रेजेडीज के अंतर्गत सारी आएगी, और मीजर फॉर मीजर आपका प्रॉब्लम प्ले हो जाएगा। इसके बाद लेट पीरियड में, लेट पीरियड में द विंटर्स टेल लेकर आते हैं, द विंटर्स टेल लेकर आते हैं। इसी समय ये सिम्बलिन लेकर आते हैं, इसी में द टेम्पेस्ट लेकर आते हैं, और इसी में एक वर्क और लाते हैं भाई, हेनरी 8, सॉरी, ये कितने वर्क्स ही लेकर आते हैं, नोट कर लो, कहोगे कि बाद में कि हाँ कुछ पाए हो। लाइक कॉर्डेलिया द फूल इन किंग लियर इज, कॉर्डेलिया की तरह एक और कोई फूल है जो किंग लियर में है, वो कौन है प्लीज? लाइक कॉर्डेलिया द फूल इन किंग लियर इज किल्ड बाय गॉन्डिस ट्रूप्स, ये नहीं होगा, रिफर्ड बाय लियर एज अ, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन बी, रिफर्ड टू बाय लियर एज हिज चाइल्ड, राइट। द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक mocked the character-based criticism of by posing a famous question, how many children had Lady Macbeth? इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतने क्वेश्चन ही है कि कितने बच्चे मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के थे। हम्म, ये क्वेश्चन में आपका देखिए, इन एफआर लेविस थे ही नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात होगी, क्लिनथ नहीं, ऑप्शन डी, एलसी नाइट्स, एसी ब्रैड। इन शेक्सपियर्स टाइम हु ओन्ड द राइट्स टू ए थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, यानी किसके अंतर्गत पूरी थिएटर की स्क्रिप्ट थी, बताएं।
द प्ले राइट्स की थी, द पैट्रन्स ऑफ द एक्टिंग कंपनी, या फिर द प्रिंटर, या फिर द एक्टिंग कंपनी? बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो थिएटर है ना, ये थिएटर ही एक आपका ए प्लेस वेयर टू परफॉर्म एनीथिंग बाय समवन, या एनीवन on the particular place with particular role before the audience। यही है आपका यही है आपका थिएटर। Which of the modern plays by a British playwright actually puts Shakespeare as character on stage? Yes, बहुत बढ़िया, लाजवाब क्वेश्चन है भाई। Which of the मॉडर्न प्लेस कौन है? बाय ए ब्रिटिश प्ले राइट, कोई एक ब्रिटिश प्ले राइट है जो एक्चुअली पुट्स शेक्सपियर एज कैरेक्टर ऑन स्टेज। एक्चुअली उसने बताया कि जो शेक्सपियर है ना, वो स्टेज पर उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत बढ़िया भाई। एडवर्ड बोर्ड्स का बिंगो नाम की जो है सीन है, उसी पर आई। बहुत बढ़िया यार, गजब का क्वेश्चन। In his views on the death of Cordelia in King Lear, which is the grand note specially cited by Samuel Johnson। क्या करें? इट इज कंट्रारी द नेचुरल आइडियाज। नहीं यार, नेचुरलिटी की तो बात ही नहीं थी। कंट्रारी, यस, ऑप्शन बी, इट इज कंट्रारी टू नियो प्लेटोनिक आइडिया ऑफ जेकोरम। देखो, प्लेटोनिक का मतलब आध्यात्मिक होता है। प्लेटोनिक का मतलब आध्यात्मिक। The first instance of female cross-dressing with a disconcerting nonsense of a boy actor dressing as a boy while playing the role of woman in the dramatic world of Shakespeare actors। भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत दिमाग से, ध्यान से चीजों को पढ़ो तो अपने आप समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? क्रॉस ड्रेसिंग की बात इन्होंने किया। पहली बार शेक्सपियर ने अपनी किस रचना में, किस वर्क में क्रॉस ड्रेसिंग का सीन यूज किया? याद रखिएगा, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के अलावा किसी भी ऑप्शन में मत जाना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। आइडेंटिफाई फाल्स्टाफ्स फर्स्ट वर्ड इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 इज। हैरी नहीं, देखो हैरी वाला तो नहीं है, होगा, बचेगा 2। तो व्हाट टाइम ऑफ नाइट की बात नहीं थी, डे की बात थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh, Father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." Please, Caliban, Ferdinand, Alonso, Stefano। ठीक है, सभी को पता होगा ये वाला ऑप्शन की फर्डिनेंड, ये ऑप्शन करेक्ट। Which of the following Shakespearean plays are in the correct chronological sequence? बताओ।
हेनरी, रिचर्ड, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये तो बाद बाद में थे। रोमियो एंड जूलियट, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ एंड मर्चेंट ऑफ वेनिस। यस। अगला क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ विलियम फाकनर्स द साउंड ऑफ द फ्यूरी डिराइव्ड फ्रॉम ए प्ले बाय। ये जो विलियम फॉकनर हैं अमेरिकन राइटर, इनका एक जो वर्क आया द साउंड ऑफ द फ्यूरी, द साउंड एंड द फ्यूरी, ये जो नाम लिया कहां से लिया, ये शेक्सपियर के भैया इंस्पिरेशन से लिया। द लाइन आई एम नो प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मीन टू बी अपीयर्स इन टी.एस. एलियट्स। टी.एस. एलियट्स के किस वर्क में ये अपीयर हुआ है? ये जो लाइन है हैमलेट की, ये इसकी शेक्सपियर द्वारा, ये टी.एस. एलियट की किस वर्क में है? तो भैया द लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जेफरी फ्रॉग। अल्फ्रेड जेफरी फ्रॉग, ठीक है। When my love swears that she is made of truth, I do believe her, though I know she lies. Other of these lines, author of these lines, इस लाइन का ऑथर कौन? कह रहा है when my love swears that, अरे यार तो सोनेट है ना भाई, तो सोनेट है ना। विलियम शेक्सपियर। His life was gentle and elements mixed in him that nature might stand up and say, was a boy, was a man. Who is the speaker and about whom is this spoken? कौन इसका स्पीकर है, इसके लिए बोला गया? प्लीज प्लीज, बढ़िया क्वेश्चन है, बताया जाता है। एंटनी क्लियोपैट्रा कौन कौन पढ़ा? हाँ, तो याद रखो, एंटनी क्लियोपैट्रा में नहीं, मार्क एंटनी ऑन सीजर में, याद रखना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मार्क एंटनी ऑन सीजर। करें कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना। द डेथ ऑफ शेक्सपियर, द एक्सेजन ऑफ जेम्स। अच्छा, पहले क्या हुआ था? एक्सेजन हुआ था, या पहले वो मरे थे, या फिर पहले कैक्सटन आया, या पहले नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ? मेरे ख्याल से चौथा वाला पहले आना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाने, दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाने, है ना। उसके बाद मान लो कि हम इसको पहले नंबर पर लेकर के आ जाएं, ए वाले में इसको ले आए, और फिर इसके बाद हम लोग फिर कैक्सटन लेके जाएंगे पुराने में, तब जेम्स, तब शेक्सपियर की मृत्यु। ऐसा ही है क्या? यस, ऑप्शन ए सही है। सेक्सुअल जेलसी इज ए थीम इन शेक्सपियर। सेक्सुअल जेलसी शेक्सपियर की किस वर्क की थीम है? किस वर्क की थीम है? प्लीज। सेक्सुअल जेलसी इज अ थीम इन शेक्सपियर। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से जी ओथेलो होनी चाहिए, है डेस्डिमोना, याद आ रहा है? यस। टू द मेमोरी ऑफ माय बिलव्ड ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैव लेफ्ट अस इज एन ओड कंपोज्ड बाय। ये ओड किसने कंपोज किया है शेक्सपियर को लेकर? जी हाँ, शेक्सपियर के ही कंटेम्प्ररी अपने बेन जॉनसन भैया हैं। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम ए प्ले। तो विलियम शेक्सपियर है, बस तरीका बदला है पूछने का, पूछने का तरीका बदला है। सेक्सुअल पॉसेसिवनेस इज ए थीम ऑफ शेक्सपियर्स, ये भी
केवल क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। पॉसेसिवनेस याद रखना, पॉसेसिवनेस है, वहां पर सेक्सुअल डिजायर की बात है, यहाँ पॉसेसिवनेस की बात है। भैया ए मिड समर नाइट ड्रीम करेक्ट आंसर। कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग विमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन्ड द फ्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर। शेक्सपियर की बहन वर्कों के थ्रू को लेकर के देखा जाए तो वर्जीनिया वुल्फ को माना जाता है, वर्जीनिया वुल्फ को माना जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स। असर्शन है कि अथेलो किल्ड डेस्डिमोना, इसका रीजन है बिकॉज डेस्डिमोना कमिटेड इनफिडिलिटी। कौन सा इसमें सही हो सकता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ठीक है लेकिन ये गलत है, तो दैट्स वाई ए इज ट्रू, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ये रहे आपके 25 क्वेश्चंस और ये 25 क्वेश्चन आज आपके मॉक टेस्ट फर्स्ट के यहां मैंने करा दिया। अब आपके सामने मॉक टेस्ट 2 आएगा। उस मॉक टेस्ट 2 को लेकर के बहुत कुछ बातें हम लोग करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, और मिस मत करिएगा क्लास। बहुत अच्छे ढंग से क्लास को जरूर आप लो, क्योंकि क्लास लोगे तो काफी कुछ आप सीखने को नया पाओगे। ठीक है, फिलहाल हम मुलाकात आपसे करेंगे कल बेहतरीन सी फिर से क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात हमारी आपकी होगी कल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।